चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा बेटा हम कर रहे हैं मई जून 17 पेपर 410625। अगेन हमारा पहला क्वेश्चन हमेशा स्पीड टाइम ग्राफ से रेलिवेंट होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं मेरे बेटे। 0625 पेपर 4। पहला क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर एन आइस स्केटर। तो यहाँ पे ग्राफ की जो ग्रेडियंट है वो डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय डिसलरेशन। डिसलरेशन का मतलब क्या होता है? सो ये बात बड़े अच्छे से हमें पता है कि हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसलरेशन भी कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो, उस वक्त हम कहते हैं जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। सो यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए आइस स्केटर वो उसकी स्पीड कम हो रही है, तो लिख सकते हैं स्लोइंग डाउन। देन we need to find the distance traveled between times 3 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 3 सेकेंड और 6 सेकेंड के दरमियान जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें कैलकुलेट करना है। और टोटल डिस्टेंस 3 सेकेंड में और 6 सेकेंड में, इनके दरमियान का कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है जी? डिस्टेंस traveled by the object, the distance traveled is equivalent to area under the graph. Area under the graph. हमें सबसे पहले तो वो एरिया देखना है between 3 and 6 सेकेंड। यहां से लाइन अगर ऊपर लेके जाए जाए, यूं आ जाएगी हमारे पास। यहां से ये लाइन ड्रॉ करें तो ये, तो यहां से ये दो डायग्राम्स में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये ए और ये बी, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 और 6 का डिस्टेंस है ये तो हमें पता है कि मेरा बेटा ये होगा 3 सेकेंड। यहां तक देखना है कि हमें ये डिस्टेंस कितना बड़ा, और फिर उसके बाद ये हाइट है जो वो कितनी आ रही है। तो 10 के बाद वो 11 आ जाएगा मेरा बेटा। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो यहां से ये डिस्टेंस आपके बाद 5 to 11 आ रहा है। एरिया अंडर द ग्राफ में दो चीजें आ गई, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ बी, हाफ बेस इंटू हाइट। 6 माइनस 3 बेस आ रही है, हाइट आ रही है बेटे। यहाँ पे ये डिस्टेंस जो आपके सामने है वो 5 का है। एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे तो 11 हाइट है, 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 माइनस 5 प्लस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एक तो ये मेरा बेटा बेस तो 3 सेकेंड आई रही है, 6 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने हाइट के साथ। वो हाइट हमारे पास ये 5 है, तो 5 माइनस 0, 6 माइनस 3 किया फाइनल में से इनिशियल 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 सेकेंड ही आएगा। अब इनको सॉल्व करें तो क्या बनेगा बेटा? 1/2, 6 माइनस 3 3, 11 माइनस 5 ये 6 आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 0 5, 6 इंटू 3 18, 18 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 इंटू 5 15, तो आंसर क्या बनेगा बेटे? 15 प्लस 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 मीटर। एग्जैक्टली 24 मीटर आ गया मेरा बेटा। ये हमारे पास था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 3 and 6 सेकेंड।
24 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बेटा, द डिसलेरेशन बिटवीन 3 and 6 सेकेंड। अब नेगेटिव एक्सिलरेशन आपने कैलकुलेट करना है बिटवीन 3 and 6 सेकेंड, वही चीज हमें इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का पता होना चाहिए, वो हमें पता है। सो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही थी 5, इनिशियल 11 थी, तो 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, तो ये आएगा मेरा -6 डिवाइडेड बाय 3 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डिसलेरेशन की वैल्यू। हाँ सारी सेल नहीं होनी है। चलिए क्लियर हुआ मेरा बेटा ये। ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेडियंट से हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन तो डिसलेरेशन होता है, और यहाँ पे जब डिसलेरेशन लिखेंगे तो उसकी वैल्यू प्लस में लिखेंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हमने जो चीज कैलकुलेट की वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही था। सो बिटवीन 3 and 6 सेकेंड के दरमियान ये हमारे पास फाइनल स्पीड है या इनिशियल स्पीड है। तो अभी यहाँ पे डिक्रीजिंग की तरफ आ रहा है, तो 5, ये हमारी इनिशियल 11 थी, कम होते हुए 5 पे पहुंचा, इसलिए हमने इसको लिखा 5 माइनस 11। आगे जी, सजेस्ट व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द डिसलेरेशन आफ्टर 6 सेकेंड। डेफिनेटली मेरा बेटा आफ्टर 6 सेकेंड वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा होगा, रिड्यूस हो रहा है। सिंपली आप यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या हो रहा है भाई, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। आगे स्टेट व्हाट हैपेंस टू द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्केटर आफ्टर टाइम 6 सेकेंड। रिजल्टेंट फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो वेरी वेल F इज इक्वल टू ma होता है। अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो फिर फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो हमें बड़ी पता है कि आफ्टर 6 सेकेंड एक्सेलरेशन रिड्यूस कर रहे हैं, जब एक्सेलरेशन रिड्यूस कर रहा होगा तो फिर हमारे पास जो फोर्स है वो भी कम हो जाएगी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है मेरा बेटा, अगेन मोमेंटम का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली होता है। अ फुटबॉलर किक्स अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड एंड द बॉल इज स्टेशनरी, ठीक है। His boot in contact with the ball for 0.050 second. The average resultant force on the ball during this time is 180. डेफिनेटली ये बात कर रहा होगा हमारे पास इस वक्त इम्पल्स की। द बॉल लीव्स हिज फुट एट 20 मीटर पर सेकेंड। चले पहले रेस्ट वेरी और फाइनल स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी। हमें कैलकुलेट क्या करना है जी, हमें सबसे पहले द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एंड इम्पल्स, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आएगा फोर्स एंड टाइम का, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स हमारे पास 180 न्यूटन है और टाइम 0.05 सेकंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आपके पास आएगा 9 न्यूटन सेकंड। सो 9 न्यूटन सेकंड हमारे पास आ गया मेरा बेटा इसका इंपल्स। सेकंड क्वेश्चन है मेरा बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉल। तो हमारे पास फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वलेंट टू ma होती है, f हमारे पास है, हम एक्सेलरेशन m एक ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। m लिखेंगे v माइनस u ओवर t। फाइनल वेलोसिटी मेरा बेटा हमें पता थी कि वो कितनी होती है, मैस हमें कैलकुलेट करना है। फाइनल 20 थी, इनिशियली वो रेस्ट पे था तो 0, और जो टाइम है वो हमें बताया गया 0.05 सेकेंड, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू डी गिवन है वो है 180। न्यूटन। तो मेरा बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 180 न्यूटन को 0.05 के साथ और डिवाइड करेंगे 20 के साथ, हमारे पास जो मैस की वैल्यू आ जाएगी मेरा बेटा वो आएगी 0.45 kg। 0.45 kg। अगेन द हाइट टू विच द बॉल राइजेस, हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस, कि वो कितनी हाइट तक, एज तक, या जो वर्टिकली वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सो हमें बड़ा अच्छे से ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेरा बेटे,
हम हमेशा इक्वेशन लिखते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली जब आप वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो तो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, और वो गेन क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में हम इक्वलिटी रखते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 1/2 mv²। मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी काइनेटिक तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम है। सो mgh, एम के साथ हो जाता है मेरा बेटा कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे 1/2v² आ जाता है gh के इक्वल। और h कैलकुलेट करना हो तो मेरा बेटा क्या आ रहा है, v²/2g, 2 ऑलरेडी मौजूद था। अब एक P2 में क्वेश्चन पूछा गया था हाइट और वेलोसिटी के स्क्वायर का आपस में रिलेशन। अगर दो बॉल्स हैं, दोनों का मास m है, एक को वेलोसिटी v प्रोवाइड की गई तो उसने हाइट h कवर की गई। एक को वेलोसिटी अगर 2v प्रोवाइड कर दी जाएगी तो हाइट क्या होगी, तो उसमें तो हाइट फिर h आएगी, क्योंकि वेलोसिटी और हाइट का दोनों का स्क्वायर का रिलेशन आ रहा है। तो खैर यहाँ पे देखिए, हमें वेलोसिटी पता है मेरा बेटा कितनी है जी। वेलोसिटी आपके पास जिससे इनिशियली थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकेंड है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या लेना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करके देखें, v²/2g, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 2 इंटू 10 20 होता है। 400 को 20 पे डिवाइड करें तो हाइट आपके पास आ जाएगी 20 मीटर। ठीक हो गया मेरा बेटा। आगे, while the boot is in contact with the ball is no longer spherical, straight the word used to describe the energy stored in the ball। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और उसकी शेप में हल्का सा चेंज है, जैसे फुटबॉल को प्रेस किया जा रहा हो, तो उस वक्त जो एनर्जी होती है बेटे वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ मेरा बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, the diagram shows the remote sensing equipments to the surface of the distant planet. The mass of the equipment is 350 kg. The acceleration of the free fall surface of this planet is 7.5 meter per second square. एक मिनट रुकिएगा बेटा। What is meant by weight? जो आपने सही बताया, weight is a gravitational force that acts on an object due to its mass। तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं आप यहाँ पे भी। Weight is a gravitational force that acts on an object due to its mass. So weight is force due to gravity. Weight is force due to gravity acting on an object. Acting on an object. Calculate the weight of the equipment. तो वेट और मैस का जो आपस में रिलेशन है वो लिखेंगे। वेट कैलकुलेट करना है, तो मैस हमारे पास यहाँ पे 350 गिवन है। जी की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, उन्होंने खुद बताया कि जी की वैल्यू अपने 7.5 यूज करनी है, तो 7.5 यूज की। आंसर आएगा आपके पास कैलकुलेशन के बाद 2625 न्यूटन। और इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मेरा बेटा, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक 2600 न्यूटन भी लिख लेते हैं। क्लियर हो गया मेरा बेटा? ओके, the equipment releases balloon from a point that is small distance above the surface of the planet. The atmosphere of the planet has a density of this. The inflated balloon has a mass 80 gram and volume this.
Make an appropriate calculation, but explain the direction of motion of the ball. Show your working. तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ द बॉल कैलकुलेट करते हैं और फिर डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं. डेंसिटी ऑफ बैलून, mass per unit volume, mass given है इसका 0.08 kg, 80 ग्राम को 1 kg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 kg आएगा. वॉल्यूम 0.30 क्यूबिक मीटर गिवन है, तो इसकी जो डेंसिटी आ जाएगी वो 0.267 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है. डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर आपके पास 0.35 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. तब प्रेडिक्शन क्या होगी? डेफिनेटली बॉल क्या करेगा? अपवर्ड मूव करेगा. उसकी डेंसिटी कम है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा है, सो बैलून विल राइज अपवर्ड्स. एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे मेरा बेटा? नहीं, जो हमने कैलकुलेशन अभी की है, the density of the balloon is less than the density of the atmosphere. Density of balloon is less than the density of atmosphere. अगला क्वेश्चन मेरा बेटा, a 240 watt 60 watt a 240 volt and 60 watt lamp is connected to 40 volt supply. The lamp has a constant temperature in which the rate at which the lamp transfer energy to the surrounding. तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हमें ये बात करनी है रेट विच द लैम्प, तो उसकी पावर हमें ऑलरेडी गिवन है, 60 वॉट खुद ही बताई हुई है. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क एक्चुअली इस पावर होता है ना, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर खुद बताएगी ये वॉट में, तो वही हमारा आंसर होगा. तो 60 वॉट आ जाएगा मेरा बेटा. इसके अलावा द नेम्स ऑफ द प्रोसेस बाय विच द लैम्प ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग, रेडिएशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू. कंडक्शन तो नहीं हो रही होती ना मेरा बेटा. आगे जी, शो द थिक कॉपर ब्लैक block that has been heated 400 degree C. On the other side of the block is dull black. The other side of the block is polished and shiny. एक polished है और एक dull black है. तो यहाँ पे वही absorber और reflector की बात आ जाती है. dull और black surface ज्यादा absorber होती है, अच्छी absorber होती है, और shining surface अच्छी reflector होती है, ना कि absorber. तो डेफिनेटली जो टेम्परेचर ए का होगा वो ग्रेटर होगा टेम्परेचर बी से, क्योंकि ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी उसकी तरफ. In experiment thermal painted black, they are placed equally distance from the surface. The maximum temperature shown by the thermometer is recorded. Explain the difference between them. तो हमने जो एक्सप्लेन करना है मेरा बेटा वो डिफरेंस बताने, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर शोन बाय द थर्मोमीटर. सो हमें ये बात बड़े अच्छे से पता है, ब्लैक है जो मेरा बेटा is very hot, heat radiates from the surface. Black is very hot, heat radiates from the surface. Heat radiates from the surface. Dull black surface will emit more energy. Will emit more energy. And radiation, ये इतनी काफी है मेरा बेटा. हुसैन जरा 1 मिनट रुकिएगा मेरा बेटे. एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन. अब एक्सपेरिमेंट 2 करना है, वही सेम काम. द थर्मामीटर बल्ब आर बोथ शाइनी सिल्वर. दोनों शाइनी सिल्वर है, तो दोनों अच्छे रिफ्लेक्टर होंगे, रेडिएट करेंगे.
और दोनों को सेम डिस्टेंस पे रखा गया. एक्सप्लेन एंड डिफरेंसेस ऑब्जर्व्ड इन द मैक्सिमम टेम्परेचर शोड बाय द थर्मामीटर एक्सपेरिमेंट 1 and 2. आप दोनों के डिफरेंसेस को बताना है. तो सबसे पहला तो डिफरेंस ये आता है कि द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर आर नॉट सिल्वर. दोनों थर्मामीटर सिल्वर के हैं. द बल्ब्स ऑफ द थर्मोमीटर are now silver. Silver is better at reflecting radiated is better at reflecting radiation or heat. अब दोनों के जो बल्ब है वो लेस हीटअप होंगे. बल्ब्स हीट अप लेस क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं कर रहा ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है. और एक्सपेरिमेंट 2 में जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो भी लोअर ही रहेगी क्योंकि जब वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं करेगा, वो शाइनिंग सरफेस है, तो थर्मामीटर की जो रीडिंग्स हैं वो भी लेस आएंगी, लोअर आएंगी. इन एक्सपेरिमेंट 2 the thermometer reading will remain lower. अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से रेलिवेंट है. शोज ऑफ फायर फाइटर वेयरिंग शाइनी सिल्वर क्लॉथिंग. तो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है ना. अगर वो ब्लैक या पेंटेड पहनेगा तो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी. स्टेट द बेनिफिट ऑफ द फायर फाइटर ऑफ द वेयरिंग शाइनी सिल्वर क्लॉथिंग. So the firefighter cooler than darker firefighter या firefighter क्या है? Firefighter cooler than dark or black clothing क्योंकि हीट रिफ्लेक्ट होगी ना कि एब्जॉर्ब होगी. आगे क्वेश्चन नंबर 5. डायग्राम shows some gas trapped in a metallic cylinder by a piston. Metallic cylinder है, gas है, piston है. The position of the piston is fixed. The cylinder is moved from a cool room to a warm room. चलें जी. Explain in terms of molecules what happens to the pressure of the gas in the cylinder. तो definitely temperature of the gas increase करेगा. Temperature of the gas increase करने से kinetic energy of the gas क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. स्पीड इंक्रीज कर जाएगी. वो वॉल्स के साथ ज्यादा कोलाइड करेंगे. जब ज्यादा कोलाइड करेंगे तो मोमेंटम का चेंज भी ज्यादा आएगा. मोमेंटम की चेंज की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बेटे? चेंज हो जाएगा. ये सारी लाइनें हम लिख देते हैं. फर्स्ट हम लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस. द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस. Secondly, the kinetic energy of the molecule increases. The kinetic energy of the gas molecules increases. Then they collide with the walls harder. They collide with the walls harder. A greater change in momentum. Due to change in momentum, गैस मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम की वजह से आप ये भी कह सकते हैं मेरा बेटा कि जो प्रेशर है, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एक्सपीरियंसेस अ ग्रेट प्रेशर.
यहां इसकी शुरू में भी ये लाइन लिख सकते हैं, वॉल्स एक्सपीरियंस करती है अ ग्रेटर प्रेशर। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी से उनका मोमेंटम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, तो प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। अभी कहते हैं कि नो द पिस्टन इज रिलीज्ड, इट मूव्स द राइट एंड फाइनली स्टॉप्स। इस तरफ से बाहर की तरफ इसको लाया जाता है। लाइक आप इसको क्या कर रहे हो, उसका प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रेशर जब कम करोगे तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द सिलेंडर। भी वही बात कर रहे हैं। तो एज वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेस। और जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ गॉस मॉलिक्यूल्स पहले मूव कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, एज वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर ऑफ गैस इज डिक्रीज। So as frequency of collision of the gas molecules with the piston decreases, a collision of gas molecules with piston decreases. क्लियर हुआ मेरा बेटा? अगला क्वेश्चन, a ray of light is incident on a boundary with air. Straight, what happens to the ray when the angle of the ray is less than the critical angle? When the angle of incident is less than the critical angle, तो रिफ्लेक्शन होती है, स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है। ray travel through block into air, changing direction. जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। ray travels through block, और अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बल्कि टोटली रिफ्लेक्ट बैक होकर सेम अपने मीडियम में वापस आ जाएगी, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें। तो अभी तो फिलहाल जो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास से छोटा है। रे ट्रेवल्स थ्रू ग्लास ब्लॉक इनटू एयर, चेंजिंग डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो द एंगल ऑफ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो उस फिनोमेना का क्या नाम होगा मेरा बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 100% ऑफ अ लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक, उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे फिगर 6 shows a ray of light incident on a glass block. The critical angle of the glass is, critical angle कितना है जी ग्लास का? C41 डिग्री। On diagram 6.1 shows without calculation the continuity from B until it leave the glass block B. तो आपने ग्लास ब्लॉक से लीव करती हुई रे बतानी है। तो ये भी ये टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। कैलकुलेट विदाउट कंटिन्यू द रे फ्रॉम बी अंटिल इट लीव्स द ग्लास ब्लॉक। तो मेरे बेटे अगर ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है और मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं कोई, तो यहां से यहां तक ये जो एंगल होना चाहिए, एक्चुअली ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक रे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ये एंगल भी मेरा बेटा आपके पास क्या आएगा? 30 डिग्री। उसके बाद जी बताया गया कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एन इज इक्वल क्रिटिकल एंगल गिवन हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एन इज इक्वल 1/sin c, यहाँ से 1/sin 41 डिग्री। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी मेरा बेटा 1.5। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता। क्लियर हुआ? आगे मेरा बेटा, अ लाउड स्पीकर प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी।
व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स एंड नंबर ऑफ साउंड वेव्स इन 1 सेकेंड, उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। नंबर ऑफ वेवफ्रंट passes a stationary point in 1 second भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ वेवफ्रंट्स passing a stationary point in 1 second, उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा फ्रीक्वेंसी का। आगे जी, the sound wave travels in air through a barrier, a small gap at this distance that represent the compression of the wave traveling towards the barrier. Okay, compression travel कर रहे हैं। rarefaction gap, what is meant by compression? A region of high pressure, a region of high pressure, and the region of low pressure is called rarefaction. A region of high pressure is called compression. आगे, the width of the gap is smaller than the wavelength of the wave. आपके पास सेमी सर्कल पैटर्न बनेगा कुछ यूं करके, और इनके दरमियान जो गैप है वो आपने बिल्कुल एक जैसा रखना है। इसके बारे में आपको एक रिलेशन भी बताया था। क्या रिलेशन था? एटलीस्ट एक चीज का ख्याल रखना, आपने 3 रे यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करनी होती है। अगर गैप ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम आएगी, ये आपने ज्यादा रखना। अगर गैप ज्यादा आएगा तो वेवलेंथ कम आएगी। ऐसा कोई बात की थी मेरा बेटा हम लोगों ने? जब स्लिट के दरमियान गैप कम आएगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और गैप ज्यादा आएगा तो वेवलेंथ कम होगी। ऐसी कोई बात हुई थी? चलो, अगर ये गैप इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके पास किसी किस्म का आपको लाइक यूं आ जाता है, तो बिल्कुल स्ट्रेट वेव फ्रंट्स आएंगे। चले आगे बात करते हैं मेरा बेटा। अगवारी हमारे पास आ जाता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। सॉरी, पिछला क्वेश्चन तो करना था अभी हमने। द विड्थ ऑफ द गैप इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अभी वो खुद कह रहा है कि width of the gap smaller than the wavelength of the wave, तो हमने कर लिया। The barrier is just so the gap becomes wider. Describe how this affect the pattern of compression. अब आपने गैप को ज्यादा कर दिया। After the sound wave has passed through the cut, तो उसमें जो डिस्पर्शन आएगी, स्प्रेड होगा, वो बहुत कम होगा। ऐसे लगेगा जैसे सीधे वेव फ्रंट जा रहे हैं, तो आप लिख देंगे स्प्रेड आउट लेस। स्प्रेड आउट लेस, इनमें जो सेपरेशन है वो बहुत कम होगी। आगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज 68,000। द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा कैलकुलेट करें। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा कैलकुलेट करना है तो v ओवर एफ। v भी गिवन है, एफ भी गिवन है। 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 6800 हर्ट्ज। आंसर क्या आएगा बेटे? 0.05 मीटर। State the typical value the speed of the sound in liquid about 1000 मीटर पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर सेकेंड टिपिकल वैल्यू। उसके बाद जनाब, a bar magnet is made up of metal. Suggest a material from the bar magnet is made to steel. उसको प्रेफर करते हैं परमानेंट मैग्नेट में। Shows the bar magnet inserted to a coil of wire. The N pole and south pole of the bar magnet are marked, N भी है और N भी है। The coil is connected to galvanometer
एक्सप्लेन व्हाई द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट एज द बार मैग्नेट इज बीइंग इजेक्टेड इनटू द कॉइल। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैग्नेट जो टुवर्ड्स द कॉइल मूव करेगा, द कॉइल विल कट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लाइक यहाँ पे क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी जो अपोज करेगी, जैसे जिसे हमने लेंजेस लॉ भी पढ़ा था। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना कैसे होता है, लिख लेते हैं। द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, द कॉइल विल कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑलरेडी जो मैग्नेटिक, द कॉइल विल कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम या ज्यादा करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। द कॉइल विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कॉइल भी एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी जो उसको अपोज करेगा। अपोज के लिए तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था अपोजिंग का मतलब हमेशा एक दूसरे के एंगेज जाना, कि अब ये इसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड या करंट की वजह से या वोल्टेज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई, उसने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जो उस नॉर्थ को अपोज करेगा। आप उसके करीब ला रहे तो आपके अपोजिंग के लिए क्या होना चाहिए मेरा बेटा, नॉर्थ पोल, सॉरी। तो आपको दूर करेगा तो नॉर्थ होगा और यहाँ पे आएगा आपके पास साउथ। साउथ तब आता है जब आप इसको इससे दूर लेके जा रहे होते। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, अब जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ ये इस मोशन को अपोज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अपोज द मोशन। और डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड का चेंज क्या इंड्यूस करते हैं, इंड्यूस्ड वोल्टेज। और इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से क्या इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट। और पूरे फिनोमेना में सिर्फ एक ही कहानी है, जब आप मैग्नेट को टुवर्ड्स आर अवे कॉइल मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है और उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। व्हाट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर। डिपेंड करता है कि आपने किस पोल से कॉइल को एंटर किया, उसके लिहाज से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर आएगी। अवे लेके जाएंगे तब भी, करीब लेके आएंगे तब भी, दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो दोनों केसेस में करंट इंड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन इंड्यूस की क्या होगी, डिपेंड्स ऑन विच पोल इज एंटरिंग द कॉइल। अगर आप उसके करीब लेके जा रहे हैं तो नॉर्थ की बात कर रहे हैं, अवे लेके आ रहे हैं तो साउथ होगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द चेंज करंट। डेफिनेटली इसको हम लेंजेस लॉ कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इंड्यूस्ड इन इट। उसके अलावा कोई मेथड बताएं, मैग्नेट डीमैग्नेटाइज करने के लिए बार मैग्नेट करो, हीटअप कर दें, हीटअप या फिर हिट करें विद हैमर से, या फिर उसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करवाएं। ऑल्टरनेटिंग करंट पास होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम क्यों होती हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इससे कम किया जा सकता है। कांस्टेंट करंट डीसी से ऐसा नहीं होता क्योंकि वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कंपोनेंट वेरीज विद द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। तो वो क्या होगा मेरा बेटा, वो एलडीआर होगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जिसपे लाइट फॉल करने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर कम या ज्यादा होने का मतलब ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर है। उसके बाद ड्रॉ द सर्किट टू सिंबल फॉर दिस कंपोनेंट। आप वही रेजिस्टर ड्रॉ करें लेकिन उसके ऊपर बस सिर्फ फॉलिंग के लिए लाइट वाले एरो लगा दें। अगला क्वेश्चन है मेरा बेटा, डायग्राम शोज अ 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है जी, विद 1.2 किलो ओम रेजिस्टर एंड थर्मिस्टर। ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज 2.4 किलो ओम। कैलकुलेट द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर।
हमसे ये पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करके दें वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो वोल्ट मीटर तो अब याद हो कि अभी हमने किया था वो क्वेश्चन वोल्टेज डिवाइडर वाला, तो यहाँ पे भी वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि जो सर्किट है हमारे पास वो सीरीज सर्किट है। एक मिनट, उसके बाद मेरे बेटे इसके अक्रॉस जब वोल्टेज लेके आने तो V अक्रॉस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं थर्मिस्टर के, तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस जो कि कितनी आएगी 2.4 किलो ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम प्लस 2.4 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज 6 वोल्टेज। तो ये उस दिन हम बात कर रहे थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आंसर आपके पास आएगा मेरा बेटा इसका 4 वोल्ट। अगेन V2 सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। क्लियर हुआ? एक मिनट बेटा। अगला क्वेश्चन है जी, द बैटरी कनेक्टेड टू द सर्किट इज नॉट चेंज्ड, वोल्टेज की वैल्यू सेम है, सजेस्टेड दैट कॉज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर टू डिक्रीजेस। तो ऐसा क्या किया जाए कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो डिक्रीज कर जाए। तो मेरा बेटा उस दिन हमने रेशियो में ये बात पढ़ी थी पोटेंशियल डिवाइडर में, V1 ओवर V2 इक्वल आता था R1 ओवर R2। इसका मतलब ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो वोल्ट मीटर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। और अगर आप वोल्टेज को कम करेंगे या रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम होते जाएंगे। तो दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। सो अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये चेंज है जो हमारे पास हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में मेरा बेटा आसान है, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ऐसा क्या चेंज किया जाए that cause an object to move positively charged। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अनदर लोकेशन, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। जहां से नेगेटिव निकलेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अनदर लोकेशन। इसे आप ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। उसके बाद डायग्राम 10.1 आपको शो कर रही है एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ओवर एन अनचार्ज मेटल सरफेस। तो अनचार्ज मेटल सरफेस का मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल होंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल हैं तो ऑन फिगर 10 और पॉजिटिव नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करें रिजल्ट्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्ज विद इन द स्फीयर। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पॉजिटिव नेगेटिव के करीब कौन सा चार्ज आ जाएगा मेरा बेटा, पॉजिटिव, और नेगेटिव की रिपल्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। आगे डिस्क्राइब द एक्शन मस्ट बी टेकन टू ऑब्टेन एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो आपने इसी लाइन को वर्ड्स में बताना है कि विद द रॉड attached to the sphere the earth electrons will flow to the earth leaving a positive charge keeping the rod present। तो अब आपने करना ये है कि हम यहाँ पे इसको या तो पॉजिटिवली चार्ज करना है तो या नेगेटिवली चार्ज हो। तो एक को आप ग्राउंड कर दें और रॉड को यहाँ पे फिक्स रखें, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखेगा, बाकी नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में जाके जीरो हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या चार्जिंग द मटेरियल, किसी भी मटेरियल को चार्ज करना बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हो गया मेरे बेटे। अगला जी, एक रेडियो एक्टिव सोर्स इज टेस्टेड ओवर अ नंबर ऑफ आवर्स विद अ रेडियो एक्टिव डिटेक्टर, द रीडिंग्स आर गिवन, काउंट पर सेकेंड। ये वो हमारे पास आ जाता है मेरा बेटा जो हमें एक्चुअली बता रहा होता है कि कितनी देर में कितनी रेडिएशन एमिट होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज गिवन है हमारे पास, टाइम गिवन है। यूज द रीडिंग ऑफ द सजेस्ट वैल्यू फॉर द बैकग्राउंड काउंट रेट ड्यूरिंग द एंड डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। तो रीडिंग्स बहुत ज्यादा, तो सबसे पहले तो हमें इनकी एवरेज कैलकुलेट करनी होगी। हाफ लाइफ का मतलब ही होता है कि वो वैल्यूज जो प्रेजेंट अमाउंट का हाफ हो जाए। 324 के बाद हाफ 96 नहीं बनता ना, 96 के बाद 39 भी नहीं। तो हम जो
लेंगे मेरा बेटा सजेस्टेड सोर्स यहाँ से, वो हम ये वाली कुछ कुछ रीडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। इनकी मतलब इनमें तो आपको एक हाफ नजर आ रहा है खैर, लेकिन यहाँ पे जो हाफ है वो नहीं है, तो इसकी एक एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू बैकग्राउंड रेट के लिए, बैकग्राउंड काउंट के लिए आएगी बैकग्राउंड काउंट 21, 17, 21, 20, 19। और वैसे भी ये एक रैंडम प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो ये आएगा आपके पास 19 काउंट्स पर आवर। जीरो पे अब ये 19 को हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 324 से, तो हमारे पास इनिशियल काउंट आ जाएगा और हाफ लाइफ आ जाएगी। टाइम जीरो, एक मिनट मेरा बेटा, तो हम लोगों ने ये चीज देखनी है। अब टाइम गिवन है हमारे पास 0, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, मतलब टाइम हर जो हाफ लाइफ गिवन है अबाउट 1 आवर गिवन है। 305, 77, 20 और 4, ये कुछ रीडिंग्स आ रही हैं। अब हमें यहां से गेस करना है कि भाई हाफ लाइफ कितनी होगी। बैकग्राउंड रेट तो हमने बता दिया 19 काउंट पर आ गया पर आर, लेकिन हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल हमें कैलकुलेट करनी है और इन्हीं रीडिंग से देखनी है। अब देखिए अगर थ्री फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद मैं 30 का हाफ करता हूं तो कभी भी 77 ही आएगा। फिर एक और हाफ लाइफ लेते हैं, तो दो हाफ लाइफ के बाद ये वैल्यू अबाउट 76 आ जाती है, जो करीब तरीन आती है 77 के। मतलब दो हाफ लाइफ के बाद इसकी रीडिंग आ रही है 76। अब 76 की मजीद हाफ लाइफ करें तो 30 समथिंग या आएगा कुछ, लेकिन वो भी 20 के करीब नहीं आ रहा। मजीद उसकी एक हाफ लाइफ और लेते हैं, तो इसकी दो हाफ लाइफ के बाद इसकी वैल्यू 19 आ जाती है, जो कि अबाउट 20 के करीब आती है। सो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो दो हाफ लाइफ है उसका टाइम तकरीबन 1 घंटा आ रहा है। भाई दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद टाइम गुजरता है 1 घंटा, और ये अमाउंट अपनी हाफ हो जाती है अपनी प्रेजेंट अमाउंट का, तकरीबन दो हाफ लाइफ के। तो दो हाफ लाइफ का जो टाइम है, मतलब एक हाफ लाइफ का 30 मिनट है, जिसमें ये अपना सिर्फ हाफ होता है, जैसे 76 का हाफ। मजीद हाफ करने से आपके पास 19 आता है। तो दो हाफ लाइफ एक्चुअली इक्वलेंट है 1 आवर के इक्वल। या फिर हाफ की बात की जाए तो सीधी सी बात पता चल रही है कि हाफ लाइफ जो हमारे पास है वो 30 मिनट के इक्वल आ रही है। कि भाई ये जो अमाउंट है 305, 77, ये दो हाफ लाइफ के बाद आती है, मतलब 1 घंटा गुजरने के बाद। लेकिन ये अपनी अमाउंट का हाफ कब हो रही है? फिर 30 मिनट्स में। तो ये था मेरा बेटा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है। हाइड्रोजन ट्रिटियम has one proton, two neutron. The nucleon is 3 decays by beta particle. So complete the equation. तो हमें इक्वेशन कंप्लीट करनी, पहले हमें ये पता है कि ट्रिटियम गिवन है, तो हाइड्रोजन 3, 1, एटॉमिक मास नंबर उसका लिखेंगे 3, एटॉमिक नंबर लिख लेंगे 1। बीटा की हुई है तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो बाकी आपको पता है मेरा बेटा क्या बचेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, इसमें कोई फर्क, उसमें एक एडिशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी इसकी। ये था मेरा बेटा आज का हमारा पेपर। अब इंशाल्लाह फिर करेंगे 18 का पेपर इसके बाद। ठीक है मेरा बेटे, कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ तक?